हेलो स्टूडेंट्स। मैंने अभी तक पिछली वीडियो में आपको शेरशाह के शासन प्रबंध के अंतर्गत उसके केंद्रीय प्रशासन के बारे में, उसके भू राजस्व प्रशासन के बारे में, पुलिस प्रशासन, गुप्तचर प्रशासन, न्याय व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, न्याय सैन्य प्रशासन आदि के बारे में विस्तृत रूप से बताया था। अब आता है कि शेरशाह के द्वारा कौन कौन से जन कल्याणकारी कार्य किए गए, जनता की भलाई के लिए उसने क्या क्या कार्य किए तथा कौन सी सड़कों का, सरायों का क्या क्या निर्माण कराया, उनके बारे में मैं विस्तृत रूप से बताऊंगी। तो सबसे पहला आता है सड़कें और सराय। ये भी उसके शेरशाह के शासन प्रबंध का ही एक भाग है। तो सड़कें और सराय, शेरशाह ने अपने समय में कई सड़कों का निर्माण कराया और पुरानी सड़कों की मरम्मत कराई, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य था कि जब तक आवागमन द्रुतगामी नहीं होगा तब तक पूरी तरह से ना तो सुरक्षा व्यवस्था रह सकेगी और ना ही आर्थिक विकास हो सकेगा। तो वह जनता की भलाई को सर्वोपरि मानता था, शांति व्यवस्था को सर्वोपरि मानता था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उसने अपने मात्र 5 वर्ष के शासनकाल में उसने अनेक सड़कों का निर्माण कराया था और जितनी भी पुरानी सड़कें थीं उनका भी उसने मरम्मत करवाई थी। तो उसके द्वारा जो सड़कें बनवाई गई थी उनमें उसकी 4 सड़कें बहुत प्रसिद्ध हैं, 4 सड़कें प्रमुख मानी जाती हैं। पहली थी उसकी बंगाल में सोनार गांव से आरंभ होकर, सोनार गांव से प्रारंभ होती थी, तो सोनार गांव से आगरा, दिल्ली और लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक जाती थी। यह सड़क ए आजम के नाम से जानी जाती थी। इसको सड़क ए आजम कहा जाता था और यह सड़क 1500 कोस लंबी थी। वर्तमान में इसे ही ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो सड़क थी वो थी आगरा से बुरहानपुर तक, यह बुरहानपुर तक जाती थी। तीसरी सड़क आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक जाती थी। जो चौथी सड़क थी वो लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। इस प्रकार इसके द्वारा बनवाई गई ये 4 सड़कें प्रमुख थी। उसकी सड़कों के दोनों ओर छायादार और फलदार वृक्ष लगवाए गए। सड़क के किनारे किनारे उसने हर 2-2 कोस की दूरी पर, 2-2 कोस के फासले पर उसने सरायों का निर्माण करवाया। ये जो सड़कें थीं वो यातायात, डाक, व्यापार आदि के लिए बहुत लाभदायक थी। तो इन यात्रियों का ध्यान रखने के लिए या वहाँ से गुजरने वाले जितने भी मुसाफिर हैं उन सब का ध्यान रखने के लिए उसने सरायों का निर्माण कराया। उसने अपने समय में लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया था। इन सरायों में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही यात्रियों के ठहरने के लिए अलग अलग प्रबंध किया गया। हिंदू यात्रियों को बिस्तर और भोजन देने के लिए ब्राह्मण नियुक्त किए गए, उनके लिए मांसाहारी भोजन के स्थान पर शाकाहारी भोजन की व्यवस्था की गई और सरायों के आसपास की कुछ भूमि उनके खर्चे के लिए दी गई। जो ये सराय थी ये डाक चौकियों का भी काम करती थी। प्रत्येक सराय की देखभाल के लिए उसने अधिकारियों की नियुक्ति की। वह व्यापारी, यात्री, डाक कर्मचारी आदि यहाँ पर क्योंकि सभी संरक्षण और भोजन करते थे तो इन सब की जो व्यय होता था उसके लिए भी उसने, जैसा मैंने बताया था कि जो आसपास की भूमि होती थी वो सराय के नाम कर दी जाती थी ताकि उनका खर्चा निकलता रहे। प्रत्येक सराय में डाक विभाग के कर्मचारी नियुक्त थे तो उनके लिए 2 घोड़ों की व्यवस्था थी जिसके द्वारा संवादवाहक एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाया करते थे। तो ये जो सराय थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग थी शेरशाह के साम्राज्य की। डॉक्टर कानूनगो के शब्दों में ये सराय साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ थी, यानी उनको धमनियों की उन्होंने संज्ञा दी है डॉक्टर कानूनगो ने। अगला आता है इमारतें। शेरशाह को इमारतें बनवाने का भी बहुत शौक था। उसके द्वारा अनेक महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण करवाया गया था उसके शासनकाल में। उत्तर पश्चिमी
सीमा की सुरक्षा के लिए शेरशाह ने झेलम तट पर रोहतासगढ़ नामक एक विशाल और सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। डॉक्टर कानूनगो का मानना है कि शेरशाह प्रत्येक सरकार में एक एक किला बनवाना चाहता था और मिट्टी से बनी हुई जो सराय उनको पक्की बनवाकर उन्हें मार्गों की हिफाजत करने वाली चौकियां बनाना चाहता था। लेकिन उसका राज्यकाल की अवधि बहुत कम थी। कम होने के कारण वो इस कार्य को पूरी तरह नहीं कर पाया। दिल्ली का जो पुराना किला है वो भी माना जाता है कि शेरशाह द्वारा बनवाया गया था और उस किले के अंदर एक मस्जिद है, ऊंची मस्जिद, जो किला ए कोहना के नाम से जानी जाती है, वो भी उसके द्वारा बनवाई गई थी और वह भारतीय और इस्लामी स्थापत्य कला का बहुत ही सुंदर उदाहरण मानी जाती है। इसके अलावा बिहार में सहसराम में बनवाया गया उसका स्वयं का मकबरा शेरशाह की स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। हेवेल के अनुसार यह मकबरा शेरशाह के व्यक्तित्व और चरित्र का चित्र है। कानूनगो ने बताया है कि इस मकबरे का बाहरी भाग जो कुछ रूखा सा लगता है देखने में, वह शेरशाह के बाहरी भ्रकुटी चढ़े रूप को प्रकट करता है और इसका जो अंदर का भाग जो बहुत खूबसूरत है मकबरे का, यह दर्शाता है कि शेरशाह का दिल कितना सुंदर और दया भाव से भरा पूरा था। तो यह पूरी तरह से उसके चरित्र को दर्शाता है। उसके अलावा सहसराम में जो झील के मध्य जो एक चबूतरे पर जो मकबरा बना हुआ है, निस्संदेह भारत की श्रेष्ठतम इमारतों में से एक माना है। B.A. स्मिथ इस संदर्भ में लिखते हैं, सूर राजवंश को जिसमें शेरशाह जैसा विशिष्ट साधक पैदा हुआ, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए इतना उसको कठिन संघर्ष करना पड़ा था कि उसके निर्माण कार्य की ओर अधिक ध्यान देने की इससे आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि उसको बहुत अल्प अवधि में ही उसने शासन किया था और उस इतनी सी अवधि में उसके द्वारा इस तरह से इमारतों का निर्माण करवाना, किले, अपना मकबरा और मस्जिद, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अब आता है शेरशाह का जो धार्मिक विचार क्या था, दान व्यवस्था क्या थी उसके द्वारा। तो व्यक्तिगत दृष्टि तो शेरशाह सुन्नी मुसलमान था। उसने अपने व्यक्तिगत जीवन में इस्लाम के सिद्धांतों का पालन किया था, इसी कारण उसने दान दक्षिणा का प्रबंध किया था। उसका खुद का सरकारी भोजनालय था जिसका खर्चा मानते हैं कि लगभग 500 असरफी प्रतिदिन था और उसमें सैनिक, व्यापारी, धार्मिक व्यक्ति आदि को वहाँ से भोजन प्राप्त होता था। और यह कहा जाता है कि वो शासक की दृष्टि से भी सभी के प्रति उदार था। लेकिन हिंदुओं के प्रति उसकी क्या नीति थी, उस संदर्भ में विभिन्न मत प्रकट किए गए हैं। एस.आर. शर्मा तो कहते हैं कि जैसे अन्य तुर्क सुल्तान थे, शासक थे, ठीक उसी तरह से शेरशाह के भी विचार थे। लेकिन कानूनगो इसके विपरीत कहते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुओं के प्रति उसका व्यवहार सहिष्णुतापूर्वक था, आदरपूर्वक था। आर.पी. त्रिपाठी भी कहते हैं कि शेरशाह की सहिष्णुता का पता उसके समय में धार्मिक, साहित्यिक और वास्तुकला की दृष्टि से जो कार्य किए गए थे उनसे पता लगता है, क्योंकि उसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। इसके समय में मथुरा के आसपास वैष्णव धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ था। उसके अलावा जो शेरशाह की इमारतें हैं वो भी स्पष्ट करती हैं कि उसने किसी प्रकार से हिंदू, मुस्लिम, अफगान, तुर्क आदि कलाओं में कोई भेद नहीं किया। हो सकता है कुछ अवसरों पर उसने असहिष्णुता का परिचय दिया, लेकिन तब भी वह अन्य शासकों की अपेक्षा वह अधिक सहिष्णु था, यह माना जाता है। हालांकि शेरशाह के शासनकाल में जजिया कर, तीर्थ यात्रा कर पहले की भांति लिए जाते थे, लेकिन ये सभी उसने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति से उसने इन सब का धर्म का सहारा लिया, लेकिन उसने धार्मिक कट्टरता की नीति का पालन नहीं किया। और उसके समय है माना जाता है कि शेरशाह शासन की दृष्टि से धार्मिक कट्टरता की नीति में विश्वास नहीं करता था और उसी के समय में ही हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति को आरंभ किया गया था। अब है शेरशाह का मूल्यांकन कि शेरशाह का मध्यकालीन भारतीय इतिहास में क्या स्थान है। मध्यकालीन भारत के शासकों में शेरशाह एक
विशिष्ट शासक माना जाता है, उसका विशिष्ट स्थान माना जाता है। एक छोटी सी जागीर के प्रबंधक से अपनी योग्यता के बल पर वह हिंदुस्तान का सम्राट बना। वह एक वीर सैनिक, चतुर सेना नायक और कुशल कूटनीतिज्ञ और महान शासक प्रबंधक था। अब्बास खान ने जो शेरशाह के बारे में जिसने विस्तृत वर्णन किया है, जिसकी पुस्तक रचना है तारीख़ शेरशाही, उसने अंत में जब उसके विवरण को समाप्त किया तो समाप्त करते हुए लिखा था कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में शेरशाह दूसरा हैदर था। उसने उसको एक बहुत ही श्रेष्ठ शासक माना है। उसी प्रकार इस चीज़ को अन्य अंग्रेजी शासक और हम जो हमारे भारतीय शासक हैं वो भी ये मानते हैं कि शेरशाह की जो शासन व्यवस्था थी, चाहे सैनिक हो या असैनिक, दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्था बहुत श्रेष्ठ मानी गई है। शेरशाह को अकबर का पथ प्रदर्शक माना गया है और जो यह स्थान है पथ प्रदर्शक वाला, ये एक शासक प्रबंधक की दृष्टि से शेरशाह को यह स्थान दिया गया है, क्योंकि शेरशाह ही एक ऐसा प्रथम शासक था जिसने प्रजा की रक्षा के आधार पर भारतीय साम्राज्य को स्थापित करने का प्रयास किया। शेरशाह ने सैनिक प्रबंध, सरदारों पर नियंत्रण, उसकी जो न्याय भावना थी, उसकी प्रजा के हित की भावना, शासन के ऐसे जो मूल सिद्धांत थे, वो सभी उन सिद्धांतों को अकबर ने पूरी तरह से उनका फ़ायदा उठाया, उनका लाभ उठाया। शेरशाह ने राजपूतों से अधीनता स्वीकार कर उनको राज्य उन्हें वापस कर दिए, तो अकबर ने भी इसको विस्तार से अपनाया। शेरशाह की जो लगान व्यवस्था थी वो भी अकबर के लिए मार्गदर्शक बनी और उसके अतिरिक्त उसने न्याय को भी सभी को समान रूप से प्रदान किया। वह मानता था कि न्याय सबके लिए बराबर है और सबसे अधिक थी शेरशाह में प्रजा की भलाई करने की भावना। तो शेरशाह ने उस सिद्धांत को अपनाया जिसके अनुसार शासक का कार्य केवल शांति और सुरक्षा स्थापित करना ही नहीं था, बल्कि जन कल्याण करना भी था। यह मानता था कि केवल शांति और सुरक्षा स्थापित करना ही शासक का कार्य नहीं है, बल्कि क्या कार्य है, मुख्य रूप से जन कल्याण करना। इसी कारण किसानों, व्यापारियों, सैनिकों और जनसाधारण की भलाई के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना उसका प्रमुख उद्देश्य था और इसी भावना के कारण वह थोड़े से समय में ही एक अच्छा शासन प्रबंध और जनहित के कार्य कर सका था। तो इस कारण से मिस्टर क्रुक ने भी यह कहा है कि शेरशाह प्रथम शासक था जिसने प्रजा की रक्षा के आधार पर भारतीय साम्राज्य को स्थापित करने का प्रयत्न किया। निसंदेह वह दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञों में या सुल्तानों में एक था और निश्चय ही उसने अकबर की महान उदारनीति के मार्ग का निर्माण किया और वह सही अर्थों में अकबर का अग्रणी था। धन्यवाद।